हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए टीचिंग बाय रामदेवी मैम चैनल के साथ और चलते हैं हम आज के चैप्टर 5 में। जैसे कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा चैप्टर 5 होगा और उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक मोटिवेशन कोटेशन दे दूँ जिससे कि आप सारा दिन ऊर्जावान होकर के पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो स्थिर दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो स्थिर दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो आप अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मत करिए। आप एक लक्ष्य लेकर के चलिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। तो चलते हैं हम आज के चैप्टर 5 के टॉपिक्स में, देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंस मिलने वाला है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और सबसे हार्ड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है तमिलनाडु एंसेंट हिस्ट्री, क्योंकि हिंदी में तमिलनाडु एंसेंट हिस्ट्री नहीं मिलती है। इंग्लिश में बुक ही इसकी आती है और हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे पूरे वीडियो के साथ आप वॉच करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ दे पाऊँ और आपके साथ हमेशा चलती रहूँ। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि हम हिंदी PDF कंप्लीट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, was the political condition of India in the 6th century BC। तो हम भारत की 6th सेंचुरी की राजनीति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलते हैं हम। अजात शत्रु बुद्धिज्म कौन है? नंदा डायनेस्टी कब आई? किसका कब प्रभाव पड़ा? ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। और यहाँ पे देखो अलेक्जेंडर के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलेगा आज। अलेक्जेंडर इनवाइस। तो आ गए हैं हम अपनी हिंदी के टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए अपने सवालों में चलते हैं, कम टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीति स्थिति क्या थी? क्या पढ़ेंगे हम? भारत की राजनीतिक स्थिति, ठीक है। कब की पढ़ेंगे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, ओके। भारत में 16 महाजनपद थे, यानी कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिन्हें हम महान राज्य भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें राजतंत्र मगध, कोसल, वत्स, अवंती और गणराज्य शाक्य, लिच्छवी, मल्लाह थे। इनमें किसका किसका राजतंत्र था? मगध का था, कोसल का था, वत्स का था, अवंती का था और गणराज्य शाक्य, लिच्छवी, मल्लाह। गणराज्य किसका था? शाक्य, लिच्छवी, मल्लाह का था, ठीक है। गणराज्य में लोकतांत्रिक सभा होती थी। क्या होती थी? लोकतांत्रिक सभा।
जबकि राजतंत्रों में वंशानुगत शासक होते थे। राजतंत्रों में क्या होता था? वंशानुगत शासक होते थे। राजतंत्र में वंशानुगत का मतलब ये है कि अगर आपके पिता राजा हैं तो उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, ऐसे उनके वंशज ही राजा बनते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 महाजनपद कौन से थे, इनके बारे में हम जानेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बौद्ध आगुंतर निकाय में सूचीबद्ध है। किसमें? बौद्ध आगुंतर निकाय में। इनमें अंग, मगध, कोसल, कुरु, अवंती, गंधार, वज्जी, मल्ला अन्य शामिल थे। अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। मगध क्या बन गया? सबसे शक्तिशाली बन गया। और मगध के बारे में हमने पीछे आपको बताया भी था। तो अगर किसी को समझ में ना आए तो चैप्टर 4 देखिएगा, तब आपको ये चैप्टर 5 समझ में आएगा। मगध की शक्ति कैसे बढ़ी, इसके बारे में हम देखेंगे। भौगोलिक लाभ, उपजाऊ भूमि, कृषि बहुत अच्छी होती थी वहाँ पर, राजगिरी, बढ़ाई का काम बहुत अच्छा होता था, और गया के पास लौह अयस्क, ठीक है, वहाँ पे लौह अयस्क भी पाए जाते थे। मजबूत शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, महापद्मनंदन ने साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहा है। किसके लिए? व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण चौराहा है। हाँ, तो हाँ, ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मगध का उदय कैसे हुआ। तो मगध के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। थे। ओके, और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। जब मगध के संस्थापक बृहद्रथ थे तो उनके शासन में रहते हुए उन्होंने राजधानी क्या बनाई? गिरिब्रज। राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। ओके, और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध। बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था। ओके, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी 544 ईसा पूर्व में बैठा था। किस वंश का था? हर्यक वंश के संस्थापक थे। किसके? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और उन्होंने गद्दी में कब बैठा? 544 पूर्व में वह बौद्ध धर्म के अनुसार गद्दी में बैठे। ओके, क्योंकि बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो इसलिए उनको बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया कि वो 544 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठे। ये
हर्यक वंश का प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला था। ठीक है, जिसने क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था को बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने किसे हराया? बृहद्रथ को, सॉरी, बिंबिसार ने किसे हराया? बृहद्रथ को। और फिर जो मगध है ना, उसको अपने शासक में मिला लिया। ठीक है, फिर मगध को कौन चलाने लगा? बिंबिसार चलाने लगा। फिर बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और इसके बाद उसने मगध की जो अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शासन करने वाला बिंबिसार ही था। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा राजा था जिसने अपने पिता को हटा करके राजगद्दी में अपना शासन जमा लिया था। और महापद्मनंदन कौन थे? महापद्मनंदन मगध के चौथी शासनकाल के राजा थे। महापद्मनंदन ने कई सारे राज्यों को जीता युद्ध में। ठीक है, महापद्मनंदन ने कई सारे राज्यों को युद्ध में जीता और फिर इसके साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। और उसमें से कौन कौन से राज्य थे? जैसे कि अवंती था, चेदी था, काशी, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, कलिंग, अस्मक, सूरसेन, वज्जी, मल्ल, मगध, अंग, वत्स, अवंती। इन सारे राज्यों में इसका साम्राज्य फैला और यहाँ पर ये शासन करने लगा। और ये 4वीं शताब्दी का राजा था। किसके? मगध में शासन करने वाला। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बिंबिसार कौन थे। तो बिंबिसार के बारे में हमने कई सारी जानकारियाँ दे दी हैं और उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, लेकिन पीडीएफ के तहत भी देख लो। मगध के शासक हर्षवर्धन 546 से 494 ईसा पूर्व तक रहे। सबसे पहले शासक हर्षवर्धन का जो वंश था उसका शासक चलता था। कब से कब तक चला? 546 से 494 ईसा पूर्व तक। फिर युद्ध और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से, किसके? युद्ध और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, कोसला देवी, कोसल जिसे हम कहते हैं, चिल्लाना जिसे हम आज की में वैशाली बोलते हैं, खेम जिसे हम पंजाब बोलते हैं, से विवाह किया। कौन? बिंबिसार ने। अंग को जीता और राजगीर को राजधानी बनाया। किस अंग को जीता? मगध अंग को जीता। ठीक है, और राजधानी को, राजगीर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संरक्षक थे, लेकिन ये पहली प्रायोरिटी बौद्ध धर्म के साथ रखता था। ठीक है, तो ये इनके क्या थे? संरक्षक थे। अजातशत्रु की विजय क्या थी? अब हम अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। कौशल वैशाली के खिलाफ युद्ध लड़ा। कौन? अजातशत्रु। युद्धों में युद्ध यंत्रों और तोपों का भी उपयोग किया। उसने युद्ध में यंत्रों का भी उपयोग किया और तोपों का भी उपयोग किया। ठीक है, किसने उपयोग किया? अजातशत्रु ने। पाटिल ग्राम यानी कि भविष्य का जो पाटिल पुत्र को एक सैन्य बेस के रूप में मजबूत किया। वहां पे सेना की बेस में पाटिल पुत्र को क्या किया? भविष्य के लिए मजबूत किया। ओके, अजातशत्रु की बौद्ध धर्म में भूमिका क्या थी?
अब हम इसके बारे में देख लेते कि बौद्ध धर्म में इसकी क्या भूमिका थी। प्रारंभ में जैन थे, शुरू में तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, फिर इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके। राजगीर में पहले बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ, क्योंकि राजगीर की राजधानी किसने बनाया था? बिम्बिसार ने बनाया था। ठीक है। और बौद्ध परिषद का आयोजन किया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? चैत्य और विहारों का निर्माण किया। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। बिना समय वेस्ट किए हुए हम फिर से अपने 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या है? उदयन के शासन का महत्व क्या है था? क्या पूछ रहा? उदयन का शासन का महत्व। ठीक है। पाटलिपुत्र को नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। नई राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। किसने बनाया? उदयन ने अपने शासनकाल में। उत्तराधिकारी कमजोर थे, जिससे मगध का पतन हुआ। इनके उत्तराधिकारी क्या थे? कमजोर थे, इसलिए मगध का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है। शैशुनाग वंश के शासक कौन थे? शैशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया। ये सारे महाजनपद की लड़ाई चल रही है। शैशुनाग वंश के शासक कौन थे? शैशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया। ठीक है। उनके पुत्र कालशोका ने, पुत्र का क्या नाम है? कालशोका, दूसरे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। और ये भी उनके पुत्र कालशोका भी बौद्ध धर्म को अपनाए और वो वहाँ पे अध्यक्ष बने और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। कमजोर उत्तराधिकारी थे, जिसके बाद नंदवंश का शासन हुआ और इन्होंने ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक शासन नहीं चला पाए मगध में, और इनको हरा करके फिर कौन शासन जमाया वहाँ पर? नंदवंश ने जमाया। नंदवंश ने मगध का विस्तार कैसे किया? महापद्मनंद ने कलिंग और उत्तर भारत को जीता, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि वो 4वीं शताब्दी का राजा है। तो इसके पहले ये सारे राजा आए। कौन? शैशुनाग, उसका बेटा कालशोका और उदयन का जो शासन था उदयन आया, और अजातशत्रु आए। अजातशत्रु हर्यक वंश के दूसरे शासन काल थे, और फिर उसके पहले बिम्बिसार। तो सबसे पहले शासक कौन थे? बिम्बिसार थे। ठीक है। इन सब के बाद कौन आए? नंदवंश आए, जिन्हें हम महापद्मनंद भी बोलते हैं। कलिंग और उत्तर भारत को जीता। ठीक है। और उसके पहले हमने कई सारे राज्यों के नाम बताया कि इन सारे राज्यों में उसके साम्राज्य का विस्तार था। ओके। क्षत्रिय वंशों को नष्ट किया। इकराट का मतलब होता है एकमात्र शासक का उपाधि ग्रहण किया। मतलब वो एकमात्र शासक था। कौन? नंदवंश, जो मगध पे शासन किया, मगध में विस्तार किया। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया और उसने अपने कब्जे में दक्षिण भारत को भी ले लिया। नंदों के पतन का कारण क्या था? अब हम इनके पतन का कारण क्या था इसके बारे में जानेंगे। घनानंद अंतिम शासक था। धनानंद कौन था? अंतिम शासक था। अत्यधिक धनवान थे, लेकिन उत्पीड़क थे। उनके पास धन दौलत तो खूब थी, लेकिन वो दर्द से बहुत ज़्यादा भरे थे। उनकी भारी कर नीति ने लोगों को नाराज कर दिया था, और इन्होंने लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखे थे। टैक्स वसूली बहुत करते थे, इसलिए जनता इनसे क्या थी? नाराज थी। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने विद्रोह कर उन्हें उखाड़ फेंका। ये हम पिछली वीडियो में बताए थे, तो पिछली वीडियो में आप देख लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंद को हराया। ठीक है। और उन्होंने विद्रोह कर जो कर है
उसे कैसे हटाया? पारसियाई आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अब हम इसके बाद पारसियाई आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। साइरस महान 558 ईसा पूर्व 558 से 530 ईसा पूर्व ने गंधार को जीता। किसको जीता? गंधार को जीता। गंधार भी महाजनपद में आता है। दारियुस 522 से 486 ईसा पूर्व ने पंजाब और सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? दारियुस। ठीक है। खरोष्ठी लिपि को पेश किया, व्यापार संबंधों में सुधार हुआ। किसको? खरोष्ठी लिपि को पेश किया। कौन? पारसी आक्रमण, और व्यापार संबंधों में क्या लाए? सुधार लाए। कहते हैं कि पारसियों का उदय कहाँ से हुआ? तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र, जो कि ईरानी थे। कौन थे? ईरानी। ठीक है। हम किसके बारे में जानेंगे? उदय। इनका उदय कैसे हुआ? कहाँ से पारसी आए? तो ये एक ईरानी जरथुष्ट्र थे। कौन थे? ईरानी। इनका जो नाम था जरथुष्ट्र। ठीक है। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है। और जो इनकी शिक्षाओं का संकलन है, इनके बारे में जानना है तो किस ग्रंथ में है? शिक्षाओं का संकलन किसमें है? जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में। ठीक है। ये पारसियों का ग्रंथ है, जिंदा अवस्था नामक अवस्था। ये क्या है? ग्रंथ है। ठीक है। पारसियों, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, मतलब ये पारसियों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। जेंदा अवस्था। ठीक है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र ये है: सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। और ये अहुर ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। तो सद्विचार मतलब क्या है? कि सदाचार के विचार रखो, आदर्श विचार रखो, सकारात्मक सोचो। सद्वचन, सत्य बोलो। सद्कार्य, और सही कार्य करो, सच्चे कार्य करो। छोटे बेईमानी से कार्य मत करो। ओके। और जो ये जिस भगवान की पूजा करते थे ना, वो अग्नि थी। क्या थी? अग्नि। ये किसकी पूजा करते थे? अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि की पूजा करते थे। कौन? पारसी। ओके। और इनके भगवान का क्या नाम था? अहुर। और अहुर का अर्थ क्या है? अग्नि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस प्रकार जेरक्सेस ने भारतीय संसाधनों का उपयोग किया? भारतीय सैनिकों को ग्रीस के खिलाफ युद्ध में तैनात किया। किसके खिलाफ? ग्रीस के खिलाफ। किसे तैनात किया? सैनिकों को। ओके। भारतीय घुड़सवार पैदल सेना पारसी अभियानों में भाग लिया। जो भारत के घुड़सवार थे और पैदल सेना, वो पारसी अभियानों में क्या लिया? भाग लिया युद्ध के लिए। हालांकि दारियुस थर्ड द्वारा पराजित होने के बाद पारसियाई प्रभाव में कमी आई। जब दारियुस हार गए तो पारसियों के प्रभाव में क्या आया? कमी आया, और धीरे धीरे वो पतन की ओर जाने लगे।
ठीक है। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था? किसके बारे में पूछ रहा है? अलेक्जेंडर के बारे में। क्या पूछ रहा है? आक्रमण करने का कारण, ठीक है, रीजन पूछ रहा है। पारसियाई आक्रमणों से प्रेरित था। ओके। ये ईरानी हमारी इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि इनके ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण किया था 7वीं सेंचुरी में, और ये फिर भाग करके गुजरात में आके शरण मांगी, और इनके आक्रमण से अलेक्जेंडर प्रभावित था, ठीक है। ग्रीक लेखकों ने भारत को समृद्ध और उपजाऊ बताया। भारत को क्या? समृद्ध और उपजाऊ बताया। माना कि भारत दुनिया की पूर्वी सीमा है। उसका मानना क्या था? कि भारत दुनिया की क्या है? पूर्वी सीमा है। अलेक्जेंडर के आक्रमण से पहले भारत की राजनीति स्थिति क्या थी? अब हम इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में जानें। कब? आक्रमण से पहले। उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उत्तर पश्चिम भारत में। सबसे पहले बात तो ये, प्रमुख शासक कौन थे? अम्बिटैक्शिला अलेक्जेंडर का स्वागत किया। पोरस पंजाब में रहते थे, इन्होंने अलेक्जेंडर का प्रतिकार किया। कई गणराज्य थे लेकिन कोई एकीकृत प्रतिरोध नहीं था, सबका अलग अलग मत था, ठीक है, अलग अलग प्रतिरोध था, किसी का एक प्रतिरोध नहीं था। अलेक्जेंडर ने भारत में कैसे प्रवेश किया? अब ये देखते हैं। 327 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया। किसे पार किया? हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया। अब आप लोगों को बताना है कि हिंदू कुश पहाड़ कहाँ है, कमेंट्स करके। ओके, ये आपका वर्क है। 10 महीने तक जनजातीय राज्यों से लड़ा। किससे लड़ा? जनजातीय राज्यों से लड़ा। इंडस को एक नाव को के पुल से पार किया। जो सिंधु नदी है ना, उसे किससे पार किया? नाव के थ्रू, पुल से पार किया उसने। हाइड स्पेस की लड़ाई क्या थी? हाइड स्पेस की लड़ाई क्या थी? हाइड स्पेस तो बहुत लोग पहली बार ही सुनेंगे, तो चलो देखते हैं। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच झेलम, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड स्पेस। क्या बोलते हैं? हाइड स्पेस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच झेलम हाइड स्पेस के किनारे लड़ा गया युद्ध था। पोरस के पास युद्ध हाथी थे। क्या थे? युद्ध हाथी थे। अलेक्जेंडर ने उसे पराजित किया। किसे? पोरस को। लेकिन पोरस को फिर से शासक के रूप में बहाल किया। उसने फिर से उसका शासन लौटा दिया। किसने? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से क्यों मना किया? ये हम देख लेते हैं। लंबे समय तक युद्ध से थक चुके थे। नंद साम्राज्य की विशाल सेना का भय था, क्योंकि वहां पर किसका शासन था? मगध राज्य पे महापद्मनंदम का था, और सारी जगह किसका साम्राज्य फैला था? नंद वंश का साम्राज्य फैला था। इसलिए वो विशाल सेना की भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। ओके, 20 नदी का विद्रोह किया। किसका विद्रोह किया? 20 नदी का विद्रोह किया। अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। अब वो वापस फिर से लौट गया। लौटना पड़ा, और कहाँ से वापस लौटना पड़ा? उसे व्यास नदी से। ठीक है, व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर था कौन?
सिकंदर को कहते हैं अलेक्जेंडर। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिकंदर है, अलेक्जेंडर। इसने हमारे इंडिया में आक्रमण किया था हिंदुकुश पहाड़ी से, खैबर दर्रा से आया था। ये कहाँ से आया था? खैबर दर्रा से। ठीक है, क्योंकि हमारे हिमालय की पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि वो पहाड़ियों के थ्रू आ ही नहीं सकता, इसलिए वो खैबर दर्रा के थ्रू आया था। अब हम देख लेते हैं अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर है उसका जन्म कब हुआ। तो उसका जन्म 356 ईस्वी में हुआ। इसका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसके पिता का जो नाम था फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप। कौन था? पिता था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? फिलिप था, जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। और इसका पिता कहाँ का शासन था? मतलब इसका पिता कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। ठीक है, और कब बना मकदूनिया का शासक? 359 ईसा पूर्व में। देखो, आपके लिए डेट इम्पोर्टेंस नहीं है मगर चीज़ें इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो भी यूपीएससी वाले और जो कोई एसएससी या यूपीपीसीएस या फिर और रेलवे वगैरह ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करता हो तो उसके लिए डेट भी इम्पोर्टेंस है, वो डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये जो पीडीएफ है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तो आपको डेट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं पड़ती है, डेट पूछता भी नहीं है यूपीएससी में, इसलिए डेट के पीछे ज़्यादा मत भागो। ओके, और जो इसके पिता की हत्या हुई थी वो 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, और सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। यहाँ पे बहुत कम जगह है। अलेक्जेंडर किसका शिष्य था? शिष्य था अरस्तु का। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। इसका सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। किसका? सिकंदर का। सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। ओके, आप समझ जाना। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, पहले ही हमने बता दिया था। ठीक है, और जब उसे भारत से लौट करके जाना पड़ा तो व्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए उसे लौटकर वापस जाना पड़ा था। ठीक है, और वह सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में। 325 ईसा पूर्व में। बस आप जानते रहिए चीज़ों को, बाय द वे कभी पूछ ले तो आप आराम से आंसर दे सकें। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, 33 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? तेईस ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है,
सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था और उसके प्रिय घोड़ा का नाम बाउकेफला था। जो उसका प्रिय घोड़ा था उसका वो कौन था? बाउकेफला घोड़ा। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि पता नहीं कब कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो घोड़ा कौन था उसका? बाउकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक का नगर बसाया था। और झेलम नदी के तट पर जो बाउकेफला नाम का नगर था वो किसके नाम पर बसाया था? घोड़ा के नाम पर बसाया था इसने। ठीक है, ये तो रही अलेक्जेंडर के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की ओर कैसे वापसी की? भारत के क्षेत्र में 3 प्रांतों में विभाजित किया। ग्रीक और गवर्नरी के तहत रखा। किसके? ग्रीक और गवर्नरी के तहत रखा। भारतीय जनजातियों से लगातार हमले में झेले, मतलब भारतीय जनजातियों से लगातार उसने हमला किया। और 323 ईसा पूर्व में, जैसा कि हमने बताया, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर के आक्रमण के प्रभाव क्या थे? भारत के मौर्य साम्राज्य के एकीकरण की राह प्रशस्त थी। इंडो ग्रीक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। भारतीय कला, सिक्कों और प्रशासन पर ग्रीक प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये तो बेनिफिट थे कि अलेक्जेंडर आक्रमण किए तो इतने सारे प्रभाव देखने को मिले और इन सब चीज़ों का बेनिफिट हुआ कि भारतीय कला कैसे निखर के आई, सिक्कों और प्रशासन का पर ग्रीक प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा हो गया और व्यापार भी एक जगह से दूसरी जगह होने लगा था। ठीक है, क्योंकि एक रास्ता मिल गया था, लोगों को पता चल गया था कि हाँ, यहाँ से हम यहाँ पर जा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। जब एक दूसरे का आना जाना हो गया एक देश से दूसरे देश वालों का, तो वहाँ की संस्कृति भी आना जाना शुरू हो गई। क्योंकि अगर हम इंडियंस अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के कल्चर को हम देखेंगे और जो कल्चर हमें अच्छे लगेंगे उसे हम अपना लेंगे। और अमेरिकन अगर हमारे इंडिया में आते हैं तो इंडिया के जो कल्चर्स उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो हमारे कल्चर अपना लेते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के जो संस्कृति है ना, उसका आदान प्रदान होता रहता है। अलेक्जेंडर का भारत का आक्रमण क्यों छोटा था? अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण क्यों छोटा था? उसकी अचानक मृत्यु के कारण ग्रीक साम्राज्य में अस्थिरता आई, इसलिए भारत पर आक्रमण उसका क्या था? छोटा था। हालांकि जो सिकंदर था ना, वो बहुत ही बलशाली राजा था, उसको हराने वाला जल्दी से कोई था नहीं, उसकी स्वयं से मृत्यु हो गई। वरना वो दोबारा लौट के आता, आक्रमण करता। उसको तो अंदर घुसने की इजाज़त नहीं मिली 325 ईसा पूर्व में व्यास नदी से, इसलिए वो लौट करके चला गया। भारतीय शासकों ने ग्रीक गवर्नरों के खिलाफ विद्रोह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को भारत से बाहर कर दिया। जो ग्रीक थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अलेक्जेंडर का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? किस पर? भारतीय संस्कृति पर। ग्रीक कला, वास्तुकला को पेश किया उसने। मौर्य वास्तुकला में रॉक एंडिक्ट्स और स्तंभों की प्रेरणा दी। ग्रीक सिक्कों ने भारतीय मुद्रा को प्रभावित किया। पारसियाई आक्रमण का भारतीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब पारसी का जो भारत शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? पारसियों ने जो आक्रमण किया था उसका भारतीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? साट्रप यानी कि प्रांतीय शासक प्रणाली पेश की कि कैसे हम राज्यों में शासक कर सकते हैं।
शासन चला सकते हैं, वो प्रणाली पेश की। पारसियाई प्रभाव मौर्य प्रशासन पर पड़ा, और क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते थे ना कि ये अपने शासन को कैसे चलाते थे, ताकि इनका शासन लॉन्ग टाइम तक रुका, और जो जिसको बेस्ट लगता था वो उसकी नीति अपना लेता था। तो मौर्य प्रशासन पर किसका प्रभाव पड़ा? पारसियाई का प्रभाव पड़ा। खरोष्ठी लिपि क्या थी? क्योंकि हमने पीछे खरोष्ठी लिपि के बारे में पढ़ा था ना, ये एक पारसियाई लिपि थी। हमने बताया था ना कि पारसियाई में उसमें बताया गया था कि वो खरोष्ठी लिपि को अपनाए थे, जिसे उत्तरी पश्चिमी भारत में पेश किया गया। अशोक के शिलालेखों में इसका उपयोग किया गया। किसका? खरोष्ठी लिपि का, जिसे हम दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं लिखते हैं। पाटलिपुत्र का रणनीतिक महत्व क्या था? अब इसके हम रणनीतिक महत्व के बारे में जानेंगे। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। क्या? पाटलिपुत्र। यह मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी बन गई। मौर्य साम्राज्य की क्या बन गई? शाही राजधानी बन गई। कौन? पाटलिपुत्र। मगध के उभार में व्यापार की क्या भूमिका थी? मगध ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया। लाओयस्क ने आर्थिक ताकत को बढ़ावा दिया। जो लोहे के अयस्क पाए जाते थे उससे आर्थिक ताकत मतलब आर्थिक संसाधन को क्या मिला? बढ़ावा मिला। ठीक है। व्यापारी मौर्य साम्राज्य के विस्तार में सहायक थे। ओके। मगध के शासक ने बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? बिंबिसार और अजातशत्रु ने भूमि और मठों का दान किया। राजगीर में पहले बौद्ध परिषद का आयोजन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित किया, और अशोक ने देश विदेश में बौद्ध धर्म को फैलाया था, जो कि इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है। किसके द्वारा? मिशनरियों के द्वारा विस्तार किया। ठीक है। आम्बिका अलेक्जेंडर के आक्रमण में क्या योगदान था? ठीक है। टैक्सिला के शासक थे। आम्बी टैक्सिला के शासक थे। अलेक्जेंडर का स्वागत किया। पोरस को हराने में मदद की। किसने? आम्बी ने। अलेक्जेंडर के आक्रमण और पर्शियाई आक्रमण में क्या अंतर है? अब इन दोनों की तुलना की बात की गई है भाई। तो अब इनके दोनों के आक्रमण में मदद क्या है, और वो अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। अलेक्जेंडर ने पूर्ण विजय की इच्छा की। ओके। जबकि पर्शियाई केवल वसूलने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वसूलने पर? कर वसूलने पर। ठीक है। पर्शियाई केवल कर वसूलने पर ध्यान दिया करते थे। पर्शियाई ज़्यादा समय तक शासन करते रहे। पर्शियाई ज़्यादा समय तक शासन करते रहे, जबकि अलेक्जेंडर का प्रभाव छोटा था। अलेक्जेंडर क्या चाहता था कि अगर मैं युद्ध के माध्यम से जीत जाऊंगा तो वो तो मेरा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन पारसियों ने ये सोचा कि जितना ज़्यादा इनसे टैक्स वसूल लिया जाए उतना बेहतर है। उन्होंने अपनाने के माध्यम से कुछ भी आक्रमण के बारे में नहीं सोचा कि आक्रमण करके हम यहाँ के राज्यों को अपना लें। उन्होंने सिर्फ कर के लिए आक्रमण किए। ओके। अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे रहे थे और कुछ नहीं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद भारत में उसके क्षेत्रों का क्या हुआ? जो अलेक्जेंडर भारत के क्षेत्रों को जीता था, उन क्षेत्रों में क्या हुआ? उसके जनरलों ने नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है। सेलुकस निकेटर जिसे हम कहते हैं उसका सेनापति था। उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। कौन? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पिछले वीडियो में हमने बताया था। और क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। क्यों? क्योंकि इनकी संधि हुई थी, और इस सेलुकस निकेटर ने
सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और 3 प्रांत दान में दे दिए थे। ठीक है, आप पिछले वीडियो में देख लेना। हाँ दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ बिना किसी संसाधन के। पता है मेरी कितनी एनर्जी खर्च होती है बोलने में। मुझे तेज़ तेज़ से बोलना पड़ता है ताकि आपके पास जब सही वॉइस के साथ वीडियो पहुंच सके और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। इसलिए तो आप सपोर्ट करिए ताकि मेरे पास संसाधन आए तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको दे सकूं, अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए है। अलेक्जेंडर के आक्रमण ने भारतीय युद्ध नीति को कैसे बदला? ग्रीक युद्ध रणनीतियों से भारतीय सेनाओं को परिचित किया। ठीक है, कि ग्रीक में युद्ध कैसे होते थे उससे परिचित किया। संगठित पैदल सेना और घुड़सवार दलों का उपयोग किया। मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य बनने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी समझ में ना आए कमेंट्स करके पूछिए, आपको कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो भेजिए ताकि उनको भी सही चीज़ मिल सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, उनके तैयारी में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री में, तो आप इसका यूटिलाइज करिए दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। तो अब हमारा समय यहीं से पूरा हुआ, चलते हैं। थैंक यू।